Welcome everyone to this channel. In this video we are going to discuss about the further part of the chapter number 2 that is nationalism in India. इस चैप्टर को लेकर ये मेरी थर्ड वीडियो है अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो 3 ऐसे पर्सन थे जिनको भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में इंटीग्रेट किया जा सकता था। जैसे आपके सामने है बाबा रामचंद्र, इन्होंने भी एक मूवमेंट चलाया था अवध में जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में इंटीग्रेट किया गया। इसके बाद में ट्राइबल मूवमेंट चलाया गया अल्लूरी सीताराम राजू ने, इनको भी इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में इंटीग्रेट किया के देखा जा सकता है। और जो थर्ड है दैट इज प्लांटेशन वर्कर्स। अब थोड़ा सा इन मूवमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अवध के अंदर एक मूवमेंट चलाया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। ये मूवमेंट था अगेंस्ट तालुकदार वो होते हैं जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। ये मूवमेंट था उन किसानों के सपोर्ट में जिनके ऊपर हाई टैक्स इम्पोज कर रखा था, ठीक है, जो टैक्स को नहीं दे पा रहे थे टाइम पर। तो उन लोगों के फेवर में, उन लोगों के वेलफेयर के लिए इस मूवमेंट को चलाया जाता है। जब इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो बाबा रामचंद्र की जो मुलाकात है वो जवाहरलाल नेहरू से होती है और उसके बाद में एक सभा का ऑर्गेनाइजेशन होता है 1920 में। इसका नाम है किसान सभा ऑर्गेनाइजेशन। तो किसान सभा ऑर्गेनाइज होती है जिसके बाद में जाकर 300 ब्रांचेस खुल जाती हैं। इस ब्रांचेस को खुलने के बाद में लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, जो फीजेंट होते हैं उनके राइट्स के बारे में, उनकी जो पॉलिटिकल राइट्स या फिर उनके हक के लिए बात करने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं। इसके बाद में जो लोग हैं, जितने भी आपके वॉशरमैन्स होते हैं या फिर बार्बर्स होते हैं जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स को अपनी सर्विसेज देते हैं या फिर उनके यहाँ पर काम करते हैं, वो भी आगे जाकर जो है वॉशरमैन या फिर बार्बर्स बड़े बड़े लैंड ओनर्स के यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक मूवमेंट ये चलता है आपका। दूसरा एक मूवमेंट होता है ट्राइबल मूवमेंट्स। ये चलता है आपका आंध्र प्रदेश में। इसमें यहाँ पर क्या होता है, हम जब जानते हैं कि जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं उनका जो वे ऑफ लिविंग है या फिर उनके अगर हम कहें बेसिक जो नीड है वो जंगल से ही फुलफिल होती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर एक लॉ इम्पोज कर देती है। वो लॉ ये होता है कि अब कोई भी पर्सन जो है जंगल्स के अंदर अगर एंट्री चाहिए तो उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा और विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी जंगल्स के अंदर एंटर नहीं करेगा। और स्पेशली जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं उनको एक बात बोली जाती है कि आप बिना परमिशन के ना तो जंगल के अंदर अपने कैटल्स को लेकर आएंगे ग्रेजिंग के लिए, ना फिर आप अपने फ्यूल्स के लिए वुड को कट करेंगे। तो जब इन सब सारे ये सब चीजें चल रही होती है तो उनके अंदर एक लीडर होते हैं जिनका नाम होता है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं महात्मा गांधी जी के और उन्होंने उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना होता है। तो उनके मन में एहसास होता है कि क्यों ना हम भी एक मूवमेंट चलाएं अपने वेलफेयर के लिए। जब तो वो लोग भी एक मूवमेंट चलाते हैं, एक रेवोल्यूशन लीडर की तरह एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। वो बात ये है कि इनके बारे में ये माना जाता है कि इनके पास में मिरेकलस पावर थी, यानी हीलिंग पावर थी। मान लीजिए अगर किसी पर्सन को गोली लग जाए या फिर किसी पर्सन को चोट लग जाए तो अगर ये उसको टच कर देते तो जो है वो पर्सन जो है बच जाता था। ऐसा मानना था उनके ट्राइबल्स के आसपास के लोगों का, ये मत था कि इनके पास में इस तरह की कोई मिरेकलस पावर थी। ये सच है या नहीं ये हमें नहीं पता, बट ऐसा माना जाता है कि इनके पास में मिरेकलस पावर थी। तो ये भी ट्राइबल्स के लिए मूवमेंट चलाते हैं, जो जितने भी ब्रिटिश के पुलिस स्टेशन होते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उस रिस्पांस में हमला करती है और उस हमले के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू की डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है 1924 में, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर्स का मतलब ये है कि ये टी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये टी वर्कर्स होते हैं। आप सब जानते हैं कि जो टी है वो सबसे ज्यादा असम में होती है, तो असम के अंदर टी वर्कर्स होते हैं। इनके ऊपर भी इन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना होता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया होता है, असम के अंदर एक लॉ इम्पोज किया होता है। ये लॉ इम्पोज किया होता है ड्यूरिंग 1859। इस लॉ का नाम होता है इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, मान लीजिए ये वर्कर्स की प्लेस है, ये एक लैंड है, ये एक एरिया है। अगर इस जगह पर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह के कुछ लॉ इम्पोज किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन असम।
तो जब ये पीपल सुनते हैं अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, तो ये भी उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और विदाउट हैविंग द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं आसपास की जगह में। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस में इन पे हमला करती है, अटैक करती है और इस तरह से यहाँ पर जो है एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये थे दीज 3 मूवमेंट जिनको हम एसोसिएट कर सकते हैं आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में। इन सारे मूवमेंट्स की जानकारी महात्मा गांधी जी के पास में चली जाती है। उसके बाद में वो डिसाइडेड करते हैं कि इतना ज्यादा वायलेंस हो चुका है इन मूवमेंट्स के बाद में, वो डिसाइडेड करते हैं टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, यानी विड्रॉ दिस मूवमेंट। तो 1922 में, फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाता है, यानी ही डिसाइडेड टू विड्रॉ दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो 1922 का जो टाइम पीरियड है वहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो डिस्कस करेंगे। 1922 के बाद में जो पीरियड हमें डिस्कस करना है दैट इज 1926। तो 1926 हमें क्यों डिस्कस करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 1926 जो पीरियड है इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड। इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड। ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड है इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 1926 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर। एक्सपेक्ट अगर हम बात करें तो यूएस से भी इससे जो है नहीं बच पाता, तो यूएसए के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड जो 1926 में स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट होकर 1926 से कब तक चला, 1939 में। ठीक है, क्योंकि फिर 1939 से 1945 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो ये कुछ ऐसी ब्रीफ हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड का जो इम्पैक्ट होता है वो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, इंडिया के ऊपर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इससे फर्दर वाले पार्ट्स, इससे जो आगे वाले पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो 1926 के बाद की जो चीजें हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो चीजें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक कमीशन बैठा जाता है, एक कमीशन आता है इंडिया के अंदर जिसको स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं। ये कमीशन लाया जाता है सर जॉन साइमन के द्वारा। अब जानते हैं कि इस कमीशन के अंदर क्या होता है। एक कमीशन होता है स्टैट्यूटरी कमीशन जो सर जॉन साइमन की तरफ से लाया जाता है। इनकी ये कमीशन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, टू स्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इसके लिए इस कमीशन का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो नेगेटिव बात होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसके अंदर कोई भी नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर अलाउड नहीं होता, कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अभी ये कमीशन अभी बन रहा है, अभी इसके ऊपर बात चल रही है, अभी ये कमीशन बना नहीं है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कमीशन बनता है। इस कमीशन का काम होता है टू स्टैब्लिश दी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इस कमीशन के अंदर एक सिंगल मेंबर भी इंडिया के अंदर नहीं होता है। तो जब भारत के लोगों को पता लगता है कि इस तरह का कुछ कमीशन भारत के अंदर आने वाला है, इंडिया के अंदर आने वाला है, तो वो पहले ही रेडी हो जाते हैं और इसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के अंदर कब आता है ये कमीशन, 1928 में। और इंडिया के जो लोग होते हैं वो किस नारे से इस कमीशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का बहिष्कार करते हैं, बोलते हैं, वो स्लोगन है गो बैक साइमन। इसका प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के अंदर। इसके प्रोटेस्ट के अंदर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मेंबर इन्वॉल्व होता है। सारी पार्टीज होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सब लोग इसका जो है विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक साइमन कमीशन। ठीक है, जिसका विरोध किया जाता है इंडिया के लोगों के द्वारा और जो है
इसका जो है बुरा विरोध किया जाता है। लोग जो है बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं कि जी हमें इस तरह का कोई जो है कमीशन जो है नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे की। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये था 1928 का पीरियड। अब इससे जो आगे का डेट है दैट इज 1929, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि 1929 में क्या हुआ। तो 1929 का पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो 1929 में क्या होता है, ये डेट है आपकी अक्टूबर 1929। ठीक है, तो जब इसका विरोध देखती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर लोग हैं भारत के, वो बिल्कुल अगेंस्ट है साइमन कमीशन के, तो वो उनके मन में एक और प्लान बनता है। ठीक है, भारत के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। तो 1929 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन एक कंसेप्ट लेकर आते हैं इंडिया के अंदर एक नई चीज लेकर आते हैं। ठीक है, लॉर्ड इरविन एक फिलॉसफी लेकर आते हैं जिसका नाम होता है डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है कि देखिए, मानिए टेरिटरी है, ये इंडिया है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो तो आपकी है, इंडिया की है ये, लेकिन जो एक हेड पर्सन है, यानी जो गवर्नमेंट को भी पावर देगा, जो एक हेड पर्सन होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो ये था इनका डोमिनेंट स्टेटस का मतलब। तो ये अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन डिसाइड करते हैं इंडिया के अंदर कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, पर भारत के सभी वर्ग के लोग, सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस डोमिनेंट स्टेटस का विरोध करते हैं और इसके अगेंस्ट में ही बोलते हैं कि हमें ये स्टेटस नहीं चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस का मतलब था आधी आजादी, यानी भारत की सरकार जो है भारत के अंदर रूल करेगी, स्टैब्लिश करेगी, लेकिन उस रूल्स रेगुलेशन को जो बनाने की जो पावर होगी, जो एक मेन सुप्रीम पावर जो होगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। तो इस वजह से जो इंडिया के जो लोग होते हैं वो इस डोमिनेंट स्टेटस के अगेंस्ट होते हैं और बिल्कुल खिलाफ होते हैं कि हमें इस तरह का कोई स्टेटस नहीं चाहिए। इसके बाद में क्या होता है हम थोड़ा सा जानेंगे। नवंबर 1929, अक्टूबर 1929 हमने डिस्कस कर लिया। अब नवंबर 1929 पर हम आते हैं। नवंबर 1929 भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जवाहरलाल नेहरू एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर होते हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, लाहौर के अंदर। ठीक है, और क्या बात होती है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? इसके अंदर बात होती है पूर्ण स्वराज की। ठीक है, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और एक डेट डिसाइड की जाती है कि इस दिन भारत के लोगों को आजादी मिल जाएगी और ये दिन हम अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। और वो डेट होती है 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो ये एक चीज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है लाहौर कमीशन के अंदर ये जो चीजें डिसाइड की जाती है। तो अक्टूबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। लाहौर के अंदर एक सेशन होता है, उस सेशन के अंदर एक टाइटल देते हैं, एक नाम देते हैं कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज के टाइटल देने के बाद एक डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन भारत के जो लोग हैं वो कंप्लीट आजादी बनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। वो डेट थी 26 जनवरी 1930। ठीक है, सो इस टॉपिक में अंदर, इस क्लास के अंदर हमने ये सब चीजें डिस्कस करी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सोल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड आपकी उससे रिलेटेड हुई सारी फैक्ट्स। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हमने यही चीजें डिस्कस करी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी further part of this chapter and we'll try to complete this chapter in my upcoming next 2 videos. ठीक है, so I hope you like this video. ठीक है, तो if you like my video please like, share and subscribe my channel. अगर आपको मेरी वीडियोस बनाई हुई पसंद आती हैं और समझ में आती हैं तो प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है या फिर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Till then, thank you so much.